आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडरेट्स, और मॉडरेट से रिलेटेड जितने भी मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे, और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो भी कवर करेंगे। जब भी हम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री को समझते हैं, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड था वो 1885 से 1905 के लिए इम्पोर्टेंट था। पहला लाइन, ठीक है, व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनीथिंग हिस्ट्री से रिलेटेड टाइम पीरियड। सो मॉडरेट्स क्या थे? मॉडरेट्स वो लोग थे जो टाइम पीरियड जो एग्जिस्ट करता था 1889 से 85 से 1905 तक, दे वर इन्फ्लुएंशियल, दे हैड देयर पावर प्ले। ठीक है, तो मॉडरेट्स पे जाने से पहले एक बार हम आईएनसी को पढ़ते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ में लेते हैं। आईएनसी जो थी दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज फॉर्म्ड इन 1885। हमारे अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पे बनी थी, तो इसका पहला सेशन जो होगा वो होगा WC बनर्जी ने हेड करा था। 72 डेलीगेट्स इन संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ठीक है, और उसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। और आप सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम लिख सकते हैं, लाइक दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अब जब ये आईएनसी की फॉर्मेशन हुआ, सो दिस इज वन क्वेश्चन एंड इट इज अ क्वेश्चन दैट इज डिबेटेबल कि ये जो बना था तो ये सेफ्टी वॉल्व बना था या, अब देखिए सेफ्टी वॉल्व मतलब आईएनसी की जो फॉर्मेशन थी वो किसने बनाई थी? वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, उन्होंने बनाई थी। अब इसका जो सेफ्टी वॉल्व वाला कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये इसलिए बनाया था ताकि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है उनके खिलाफ, जो एंटी कॉलोनियल रेजीम चल रहा है उनके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भ्रमित कर सकें कि ये एक आपकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है और हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। और ऐसी बातें लाला लाजपत राय एंड हमारे पास जो आरपी दत्त हैं, जो हमारे पास जो क्रिटिक रहे, इकोनॉमिक क्रिटिक, उन दोनों ने सेफ्टी वॉल्व का इसे एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करके हमें बताया था। वहीं पे देयर इज अनदर हिस्टोरियन विपिन चंद्रपाल जी, जिन्होंने ये बोला कि नो, अगर अच्छा आप एक बात देखिए, चलिए हम ये भी मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट को समझे, उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बॉडी कोई इंडियन बनाता तो क्या ऐसी बॉडी ब्रिटिशर्स बनने देते? नाउ हाउ ही हैज़ गिवन द स्टेटमेंट, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को, मतलब आईएनसी को माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी बोला गया है, ठीक है, डिसलॉयल बाबूज बोला गया है, फैक्ट्रीज ऑफ सेडिशन बोला गया है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आप क्या यूज़ करेंगे कि आईएनसी के प्रति व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। सो डफरिन ने बोला था दैट वी आर माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी, एंड कर्जन सेड कि एक दिन इस पार्टी का डिमाइस होते हुए मैं खुद देखूंगा, एंड आई विल बी द रीजन फॉर इट एज वेल दैट ही विल डू सो। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट जानना कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था। तो इसका ईयर समझ में आ गया, एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट समझ में आ गया कि ये सेफ्टी वॉल था, या फिर ये कि अच्छा इसको तो बोलते हैं सेफ्टी वॉल, और जो उस चीज़ को बोला गया है कि हमने दैट इट एक्चुअली हेल्प्ड अस, उसको आप लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। दैट A.O. ह्यूम को हमने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ करा, दैट ही हेल्प्ड अस इन सच अ बॉडी। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं मॉडरेट्स में। हु वर मॉडरेट्स? मॉडरेट्स है क्या? मॉडरेट्स वो ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी? जिनकी आइडियोलॉजी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ हम जो मूवमेंट करेंगे, दैट विल बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अरीना, दैट विल बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो मॉडरेट्स वर दोज ग्रुप ऑफ लीडर्स हु हैड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ fighting against the anti-colonial regime within the constitutional limits। ठीक है, मेथड्स क्या थे उनके? उनके मेथड्स थे मीटिंग्स करना, डिस्कशंस करना, रिजोल्यूशंस करना, ठीक है, और उन मेथड्स को वो एग्जीक्यूट कैसे करते थे? दो तरीकों से। पहले तो वो हम लोगों को अवेयर करते थे, हम लोगों को मतलब इंडियंस को अवेयर करते थे। अब कैसे अवेयर करेंगे वो हम नेक्स्ट हेडिंग्स में देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, वो ब्रिटिशर्स को जाकर ये बताते थे कि दिस इज द प्रॉब्लम विद इन द सोसाइटी और दिस इज व्हाट वी नीड एंड यू शुड ब्रिंग रिफॉर्म्स। मॉडरेट्स का ये एक मानना था कि ब्रिटिशर्स को एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे एंड दे विल ब्रिंग द रिफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट इट इज अ PPP पार्टी, प्रेयर पटिशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप्रोच।
तो अभी तक अगर मुझसे कोई पूछे मॉडरेट्स क्या है, मॉडरेट्स का टाइम पीरियड, सेट ऑफ लीडर्स, मेथड्स और ये इसी अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आंसर को ब्रेक डाउन करते रहे, सब हेडिंग्स देते हुए जाए, इट विल टर्न इनटू अ गुड आंसर। अच्छा अब यार देखिए अभी हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें एक्सट्रीमिस्ट आएंगे एंड देन हमारा एक डिबेट रहता है क्या मॉडरेट्स वर राइट, क्या एक्सट्रीमिस्ट वर राइट। आई विल से एवरीबडी वाज राइट इन देयर ओन एस्पेक्ट एंड दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर, क्योंकि मॉडरेट्स जब आए वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, they had really good knowledge about every subject, about what is happening in the west. but अब देखिए अब ये एक तरीके से मान सकते हैं ना फाउंडेशनल फेज भी था, अब कैसे ये हमारे लिए बेहद अच्छे साबित थे अब हम समझते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में क्या था। लीडर्स लाइक दादा भाई नारोजी, लीडर्स लाइक आर.पी. दत्त, लीडर्स लाइक आर.सी. दत्त, दे गेव अस द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द इकोनॉमी। क्या समझाया उन्होंने, दादा भाई नारोजी ने तो हमें पहली पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करके दी। उनकी बुक्स का नाम है अन ब्रिटिश राज इन इंडिया, पॉवर्टी ऑन द बैंक्स ऑफ इंडिया, वो बुक्स के नाम। देन इट वाज आर.सी. दत्त's इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.पी. दत्त's इंडिया टुडे। इन सब बुक्स में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम लोगों का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। आपकी जो सोसाइटी होती है, हम क्या है कृषि प्रधान देश आज भी हैं, तो तब तो हम रहे ही होंगे मेजॉरिटी ऑफ ये। हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बर्बाद हो चुका था, एग्रीकल्चर बर्बाद हो चुका था। हमारी इंडस्ट्रीज, इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज के नाम पे वी जस्ट हैड वेयर हाउसेज। दे टोल्ड अस दैट वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, we are just the supplier of raw material and we are just the final point of consuming the goods that are being produced by the Britishers। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बताया कि लैंड रेवेन्यू को किस तरीके से कम करा जाए, पीजेंट की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी में और वही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हो रही है। जब इन्होंने हमें इंडस्ट्रीज़ का बिल्कुल बताया कि देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का ये हाल है, तो इन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कराया जाए और जब हमारा सामान विदेशों में जाएगा उस पर टैरिफ का मतलब होता है कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारा सामान महंगा कर देते थे, उसी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में पीछे रह जाते थे। ठीक है, और तीसरा एस्पेक्ट क्या था हमारी इकोनॉमी का, क्राफ्ट्समैनशिप। हमारे आर्टिस्ट देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे पास डायनेस्टीज थी, मुगल एज था, मुगल्स या कोई भी जितनी भी डायनेस्टीज थी वो आर्टिस्ट को पैट्रोनेज देती थी, चाहे वो आपके पोएट्स हो, चाहे वो आपके हिस्टोरियंस हो, चाहे वो आपके कोर्ट में जो अभी आप क्राफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उन लोगों को, अब ये ब्रिटिशर्स ने तो हमें ये सब नहीं दिया, तो उन लोगों का लाइवलीहुड छिन चुका था। तो ये, और देखिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड, अगर देखिए उनको पहली बात तो उनको नहीं मिल रहा है पैसा, तो कहीं ना कहीं फिर वो कोई और काम करेंगे। तो जो हमारी क्राफ्ट्समैनशिप थी वो हमने लूज कर दी थी, जो कि हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस था। आप अगर देखिए ना कि हम लोग कार्विंग करते थे, या हम लोगों का जो कपड़ों टेक्सटाइल बनाने की जो टेक्निक्स होती थी हैंडमेड, वो सब खोती जा रही थी, क्योंकि पैसा नहीं था। इंसान वही काम करेगा जिसके लिए उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलेगा। तो ठीक है, इकोनॉमिकली तो हम यहाँ पे इन्होंने हमें बताया, इवन ये डिमांड्स इन्होंने उठाई, इवन जो सॉल्ट टैक्स था, ठीक है, उसको वो किस तरीके से एक अच्छा वो हमारे अगेंस्ट है वो इन्होंने उठाया था। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या समझाया, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हम इंडियंस को हाई पोस्ट पे नहीं दिया जाता था, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमें भी हाई पोस्ट पे हम लोगों का भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, हमारी भी सैलरी ऑन पार होनी चाहिए, दैट इज इंडियनाइजेशन। और इसको हम बोले जाए तो इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव इनको अलग करा जाए, तो ये जो पॉइंट है ये हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के अंतर्गत पा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आपका जो बजट होना चाहिए वो इंडिया के वेलफेयर में होना चाहिए, आप सैनिटेशन पे ध्यान दीजिए, आप रोड्स पे ध्यान दीजिए, आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, आप बर्मा पे एनेक्सेशन कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली नॉट यूटिलाइजिंग द फंड्स इन द राइट डायरेक्शन। और जबकि एट अनदर पॉइंट, जितनी भी इनकी सैलरीज होती थी, जितनी भी इनकी पेंशन्स होती थी, वो भी हमारे ही पैसों से लंदन भेजी जाती थी, रेमिटेंसेस, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के एमसीक्यू में भी आ रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाइज उन्होंने हमें यहाँ जागरूक करा। और सिविल लिबर्टीज मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये सब
हमें किसने इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराया? इट वॉज मॉडरेट्स, इट वर द मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट्स ने हम लोगों को, देखिए हम भारत जो था वो डिफरेंट पैच रीजन्स में बटा हुआ था, तो इन्होंने जोग्राफिकली हमें साथ में लेके आए, इन्होंने हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग करवाई कि हम लोग की, पहली बात तो हमें अवेयर करवाया ना कि ये हमारे हक हैं, ये हमारे, हम यहाँ पे ये चीज़ पे पीछे हैं, तो अवेयरनेस करा के लाए। हिस्टोरिकली इन्होंने हमें समझाया दैट वी वर, देखिए एक वाइट मैन बर्डन्स थ्योरी थी, तो उस चीज़ के भी इन लोगों ने एजुकेट करा। सो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स आखिरी वक्त तक क्यों नहीं द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडर्स, या मतलब आई वुड से, या इनका इन्फ्लुएंस कम क्यों हो गया, दैट्स द बेटर वर्ड। क्योंकि इनकी जो कमी थी वो ये थी, ये मासेस की पावर को नहीं समझे थे। दे बिलीव दैट अभी जो मासेस है ना वो बहुत तरीक़ों से बटे हुए हैं। ठीक है, कैसे बटे हुए हैं? जात पात से बटे हुए हैं, रीजन वाइज बटे हुए हैं, भाषा के आधार पे बटे हुए हैं, इन सारे रिलीजन पे बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी डिवाइडेड है एंड दे डिड नॉट अंडरस्टूड दैट द पावर ऑफ द मासेस, कि हम लोग, अगर आप एक मूवमेंट कर रहे हैं जो नेशनल लेवल का है, उसके लिए मासेस की ताकत ज़रूरी है, और इसीलिए मॉडरेट्स का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया था, और इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट का इम्पैक्ट बढ़ने लग गया था। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट एक्सट्रीमिस्ट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.